नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे 19th लेक्चर पर और हमारा इंडियन इकोनॉमी का फिर से अब सीरीज शुरू हो गई है। इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, तीनों बड़े तगड़े टॉपिक्स हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमी के 7th लेक्चर में एनालाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भैया अब अप्रैल मई जून खत्म हो गया 2021 वर्ष कैलेंडर वर्ष का, और 2021-22 वित्त वर्ष का पहला क्वार्टर खत्म हो गया। तो जब जब इस तरह से क्वार्टर खत्म होता है तो आरबीआई, एनसीएईआर ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं कि भाई देश किस दिशा में जा रहा है, इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। तो हमने उसके ऊपर से एक एनालिसिस बनाया है। अब आपको क्या फायदा होगा, आप ये सीख पाएंगे आज के सेशन के बाद कि किस प्रकार से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का स्टडी करके देश की दिशा और दशा के बारे में आप कुछ इंटेलिजेंट बातें बोल सकते हैं। और एग्जाम में तो खैर ऑफ कोर्स यूजफुल होगा ही। एनालाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो भैया फटाफट अब आज एनरोल कर लो, अब ज्यादा देर नहीं है। एसएनटी क्रैकर कोर्स 6 जुलाई से आ रहा है, इकोनॉमी क्रैकर 8 जुलाई से। तो ये हमारे 25 और 36 लेक्चर के बहुत शानदार कोर्सेस हैं। आप चाहें तो केवल एसएनटी क्रैकर या केवल इकोनॉमी क्रैकर में भी आ सकते हैं। pteducation.com साइट पर कोर्सेस उपलब्ध हैं, नीचे कमेंट थ्रेड में भी लिंक्स दी हैं। फटाफट इन प्रीमियम कोर्सेस में एनरोल करो, बिल्कुल देरी मत करो। ये अपने आप में अद्भुत कोर्सेस हैं, आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और कॉम्बो कोर्सेस तो खैर अपने आप में पूरा का पूरा हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ रिटर्न्स है ही। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 6 जुलाई को आप मुझे इस बैच में मिलेंगे और 8 जुलाई से आप मुझे इस बैच में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो ये रहा इकोनॉमी का पूरा सिलेबस, और ये जो पूरा सिलेबस है हमारा इकोनॉमी का सिविल सर्विसेज के लिए, वो इसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये है मेंस का पेपर 4 विच इज GS3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम बेसिकली पेपर 4 और GS3 की ही सीरीज चला रहे हैं अभी तो, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिनमें लोग बहुत उलझ जाते हैं। आप चाहेंगे तो भैया हम पेपर 1, पेपर 2 इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, मतलब GS1, GS2 पे भी। तो वो भी मैं तो पूरा कोर्स ही चलाता हूँ, सारा 360 डिग्री सब कुछ पढ़ाता हूँ। तो आप चाहोगे अगर कमेंट थ्रेड में बताना, तो बीच बीच में कभी वो टॉपिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब इसी पे फोकस रहेगा। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों को चैनल के साथ जोड़ें दोस्तों, ये समर्थन आपका बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस देश का भविष्य हो भैया। जिस किसी भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करोगे, स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज हो, लोकल लेवल की सिविल सर्विसेज हो, नेशनल लेवल की हो, वहां अपना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन लंबे समय तक देना। और उसकी पहली शर्त है नॉलेज के प्रति आपकी एक कंसिस्टेंट हंगर बनी रहनी चाहिए। पूरी 21वीं सदी नॉलेज इकोनॉमी है, तो इसमें अगर आपके मन में नॉलेज के प्रति भूख नहीं होगी तो आप कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे। ये बात खैर आप समझते भी हो। तो आज के एजेंडा में 5 चीजें हैं, देख लीजिए जरा अच्छे से। और ये पांचों चीजों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। हम सीखेंगे कैसे एनालाइज करना है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY22 इज ओवर। FY22 का क्या मतलब होता है बताइए कमेंट थ्रेड में। FY21, FY22, FY23, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? ये टर्मिनोलॉजी फटाफट बता दो। और दूसरी बात ये बताओ कि भारत में कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग क्यों चलता है, और एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर और अलग चलता है, और आरबीआई का एनुअल कैलेंडर ईयर अलग ही चला करता था, इस साल से सिंक्रोनाइज हो गया है। तो मैंने आपको 4 ईयर्स के बारे में बताया। तो पहला पॉइंट शुरू करूं, पहली तिमाही समाप्त होगी, उसका रिव्यू ले ले। तो इसमें अब हम ये देखने वाले हैं। तो ये कुछ बड़े प्यारे संस्थानों की रिपोर्ट्स आई हैं, तो इन रिपोर्टों को पढ़ के आप कुछ बेसिक चीजें समझ सकते हो। तो वो हमने आपके लिए कर दिया भैया। पहला क्वार्टर पूरा हो गया, साल में 4 क्वार्टर होंगे नेचुरली। अप्रैल मई जून ये हमारा Q1 था, फर्स्ट क्वार्टर। और ये किस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर है भैया? 2021-22 का। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो अब इसका रिव्यू करते हैं। लेकिन जब इसका रिव्यू करेंगे तो हमारे पास डेटा कहां से आएगा? सबसे ऑथेंटिक भारत में 2 सोर्सेस हैं भैया डेटा एनालिसिस के लिए। पहला सोर्स तो हम सबका हर दिल अजीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है, शक्तिकांत दास जिंदाबाद। और दूसरा है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER, बहुत ही तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन ने पिछले ऑलमोस्ट 70 सालों से जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिल्डिंग ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एरियाज। तो इनकी बहुत प्यारी साइट है, उसको आप देखा करें, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और डरना नहीं है, ऐसी साइट्स को देखते चलो, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। एक स्टेज के बाद चीजें आसान भी लगने लगती हैं। शुरुआत कहीं से तो करेंगे। तो ये दोनों रिपोर्ट्स मैंने डाउनलोड की, इनको स्कैन किया, और उसमें से जो पूरा जूस निकला एनालिसिस का, वो मैंने आपके लिए बना लिया। तो फटाफट बोल दो संदीप सर जिंदाबाद, हाँ नहीं तो। बाय मार्च 2021 भारत में हमने कोविड को क्रश कर दिया का सेंस बहुत स्ट्रांग था। तो नेचुरली अब हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि इकोनॉमिक रिकवरी
एक बाउंस बैक के स्वरूप में होगी, क्योंकि 2020-21 में हमने जो भयानक मंजर देखा कि पहली तिमाही में 24% का कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद पूरे साल भर में लगभग 7.3% का एक संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो भारत में अभी तक कितने रिसेशंस आए हैं और रिसेशन की क्या डेफिनेशन है बता दीजिए। मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। तो मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज अ रिसेशन, टेक्निकली व्हाट इज अ रिसेशन एंड हाउ मेनी रिसेशंस हैज इंडिया हैड सिंस 1950, जब से संविधान लागू हुआ, बताइएगा दोस्तों। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद अब ये उम्मीद थी कि भाई फटाफट इंडिया की इकोनॉमी अपने कदमों पर तेजी से दौड़ने लगेगी, क्योंकि कोविड तो खत्म हो चुका है। लेकिन द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ मैन एंड माइस कैन गो अराय, ये आपने सुना ही होगा। तो होता यह है प्यारे साथियों कि हम और आप कितने भी बड़े बड़े प्लान्स बना लें, अल्टीमेटली वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो ये कोरोना का जो वायरस था वो म्यूटेट होता चला गया और वो म्यूटेट होकर सिस्टम में घूमता चला गया। अब भारत की तो इसमें गलती रही ही कि हमने उसको लाइटली लिया, इस पर बहुत बातें भी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में सारे ही देशों ने इसको एक तरह से फैलने का मौका तो दिया। द रीजन इट हैज बिकम अ वेरी बिग पेन इन द नेक नाउ कि ये स्प्रेड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो म्यूटेट होता जा रहा है। उसको जब तक आप वैक्सीनेशन से एकदम नहीं रोक दोगे तो उसके म्यूटेशंस नहीं रुकेंगे। तो आज तो ये साफ है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022 तक नए नए म्यूटेंट्स आते रहेंगे। हमें ही खुद को बचाना है, हमें सरकारों से कोऑपरेट करना है, नहीं तो यार दिक्कत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखो और 3 C's को याद रखना। क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना है, क्राउड से बचना है और क्लोज्ड रूम्स और एयर कंडीशनर से बचना है। ये 3 भी अगर तुमने ढंग से कर लिए और मास्क लगा लिया, 99% तुम सेफ हो। लोग ये भी नहीं करना चाहते हैं। तो सवाल अब ये है, भारत की इकोनॉमी में ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से तो इकोनॉमी जुड़ी है ना, इसलिए ये बातें तो करनी पड़ेंगी, अच्छी लगे या बुरी। क्वेश्चंस, हाउ मच डैमेज डिड द सेकंड वेव डू? तो अब हमारे सामने 2 बड़े सवाल जो इस एनालिसिस में निकल कर आते हैं कि यार हम पहले सोच रहे थे कि दूसरी लहर तो आएगी ही नहीं, लेकिन दूसरी लहर आई और ऐसी आई कि पूछो मत। और अब 50,000 केसेस पर डे पे आके वो रुक गई है, वहां से अभी नीचे नहीं जा रही है। 50,000, 45,000, 50,000, 55,000 इसमें घूमे जा रही है। तो उसको खत्म भी करना है, क्रश भी करना। उसको लॉन्ग टेल कह रहे हैं कि ये तो टेल बड़ी लंबी होती जा रही है। आप ग्राफ को देखिए ना, चढ़ते समय का ये बेल शेप जो है खत्म होते समय के बेल शेप से अलग हो गया है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके तो ये लॉन्ग टेल बन जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में इसको नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। पढ़ा स्टैटिस्टिक्स आपने? तो अब सवाल ये है कि अगले 2-3 सालों के लिए ये सब जो नाटक हो गया सेकेंड वेव का, इसके हमारे डेफिसिट डेट ग्रोथ पर क्या इंप्लीकेशंस हैं। आरबीआई की जून बुलेटिन और एनसीईआर का क्वार्टरली रिव्यू बहुत प्यारा होता है और इसे आप पढ़ा करें। तो इसको डाउनलोड आज के आज कर लेना और कंफर्म कर देना कमेंट थ्रेड में कि सर कर दिया। अब जब सेकेंड कोविड वेव आई, ये नीचे मैंने एनसीईआर की चिपकी लगा दी है, मतलब ये वहां से निकाला है। तो ये पहली वेव से 4 गुना मजबूत थी और इसने इकोनॉमिक रिकवरी को इतना भयानक झटका दिया कि सारे कैलकुलेशन गड़बड़ा गए। ये रहा हमारा फर्स्ट वेव और ये रहा हमारा सेकेंड वेव। अब अगर आप 1918, 1919 और 1920 का स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा का भारत का देखें, जो बड़ी रोचक बात है कि भारत की फॉर्मल स्कूल कॉलेजों की किताबों से ये गायब ही है। उस पैंडेमिक को हम ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। अगर वो हमारी स्कूल की किताबों में टेक्निकली पढ़ाया गया होता तो हमें पता होता कि तब 4 वेव्स आई थी और चौथी वेव 1 साल के गैप के बाद अचानक से आ गई थी और बड़ी भयानक थी। इसलिए आज हम कम से कम खुद को सावधान कर लें कि 3rd और 4th के लिए हमको तैयार रहना है, बिना डरे तैयार रहना है। अब वैक्सीनेशन की दर भी बढ़ गई है पहले से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक हमारे लिए रिलीफ की बात है, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी अहेड। अब ये आरबीआई से लिया है। आरबीआई बोलता है क्वार्टरली प्रोजेक्शन ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप जीडीपी को, जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, पूरी सीरीज आपके लिए प्लेलिस्ट में है। जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े पहली बार, आपका स्वागत है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो पहले सेशन से, तभी फायदा है ये पूरा का पूरा सीरीज करने का। और ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए। तो भैया ढंग से करना। आप रियल और नॉमिनल दोनों तरीकों से देख सकते हैं। नॉमिनल में आप आज की करंट प्राइसेस में करते हैं तो वो हमेशा इन्फ्लेटेड आएगा क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन है। रियल में आप हमेशा बेस ईयर की कांस्टेंट प्राइसेस में करते हैं। तो नॉर्मली जब इस तरह का एनालिसिस आएगा तो ये सामान्यतः 99% ऑफ द टाइम रियल प्राइसेस की बात होती है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही ये है कि कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 के बेस ईयर में। अब वो ग्रोथ आपको बता रहा है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, आरबीआई बोलता है कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि ये इतना होगा। मैं 70%, ये हरे रंग की इंटेंसिटी से आप पता कर लें कि किस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आरबीआई बात कर रहा है। आगे बात समझ में।
और फिर हम बात करते हैं क्वार्टरली प्रोजेक्शन ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई की पूरी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी इसी के ऊपर टिकी हुई है। और अभी इन्फ्लेशन जो है भारत में दहाड़ रहा है, तो वो आपका खेरची इन्फ्लेशन हो यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन हो बेस्ड ऑन सीपीआई इंडेक्स, या वो आपका पूरा का पूरा थोक मूल्य इंडेक्स हो, दोनों ही मतलब थोक मुद्रास्फीति और खुदरा मुद्रास्फीति दोनों में ही ये दिक्कत चल रही है। तो मुझे एक बार जल्दी से बताइए, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी लॉन्च कब हुई थी, कितने सालों के लिए हुई थी, और अब रिन्यू कितने साल के लिए हुई है, बताइएगा। तो ये इनके एक्सपेक्टेशंस हैं। एनसीएईआर क्या कहता है, जब 2021-22 हमारा समाप्त हुआ था, एट द एंड ऑफ 21-22 जब समाप्त होगा, ये हमारा रनिंग वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हमारा जीडीपी 146 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, यूनिट में बोल रहा हूं, बिना रुपए बिना डॉलर के सुनना। तो जब ये रनिंग वर्ष हमारा समाप्त होगा, अभी आगे मैं आपको ये नंबर्स के साथ बता दूंगा, तब हमारा जीडीपी रियल टर्म्स में हो जाएगा 146 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये तो वो फिगर है जो 2019-20 में था। तो अब एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, भारत 31 मार्च 2022 को वहां आके खड़ा होगा जीडीपी की मॉनेटरी वैल्यू रियल टर्म्स में, जहां वो 31 मार्च 2020 में था। तो बीच के 2 साल थे ही नहीं। वी हैव लिटरली वॉश्ड आउट 2 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारी इंडिया ग्रोथ स्टोरी में 2 साल का पूरा ब्लैक होल आ चुका है। ब्लैक होल पे से याद आया, साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास में इंटरस्टेलर मूवी का पूरा 30 मिनट में एनालिसिस देने वाला हूं, मिस मत करना भैया, कल ही है वो क्लास। तो प्यारे साथियों, हम 2 साल पूरे के पूरे गवा चुके हैं, और अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि शार्प डिक्लाइन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में आया। कुछ इंडिकेटर्स जून में अनलॉकिंग के साथ अब अच्छे लगने लग गए हैं, लेकिन अब सभी लोग थर्ड वेव की वजह से डरे हुए हैं, और उसका सबूत है लोगों का एक्सपेंडिचर बिहेवियर। सेविंग्स रेट भारत का किस तरह से चेंज हो रहा है, आरबीआई ने उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट जारी की, वो भी अलग से कभी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो बता देना कमेंट थ्रेड में। एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी और चाइना एकदम से पिकअप हो गया है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। अगर भारत सरकार आज की तारीख में एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ले आती है तो देश का बहुत भला होगा, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है। केवल आरबीआई की पॉलिसीज एक्सपेंशनरी और ग्रोथ अकोमोडेटिंग रही हैं कुछ हद तक। फिस्कल पॉलिसीज 2021-22 में बिल्कुल भी एक्सपेंशनरी नहीं है, और ये एक नेगेटिव है। सरकार की तरफ से फिस्कल सपोर्ट अभी नहीं आ रहा है, जबकि जीएसटी का न्यू नॉर्मल 1.25 लाख करोड़ महीना हो चुका है। पहले 1 लाख करोड़ था, अब नया नॉर्मल बिकॉज ऑफ हायर कंप्लायंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स डेटाबेसेस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आईटी पोर्टल को ठोक पीट के थोड़ा ठीक करने की कोशिश, इनवॉइस मैचिंग, इस सबसे जीएसटी बढ़ गया, और वो अब कम नहीं होने वाला है। ऐसा लगता है अचानक से कुछ हो जाए तो पता नहीं, बट एक न्यू नॉर्मल 1.25 लाख करोड़ का, तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ तो अब एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का सोचना चाहिए, जो सरकार अभी नहीं सोच रही है, और सरकार अचानक से कंजर्वेटिव हो गई है, और इनफैक्ट एक तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी। तो इससे हमारी रिकवरी बहुत डिले हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आरबीआई के लिए दिक्कत यह है कि वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अब आगे रेपो रेट और क्या कम करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आरबीआई को तो अपनी पॉलिसी को अब कॉन्ट्रैक्शनरी करना ही पड़ेगा, यानी रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक वो बेचारा चुप बैठा है, लेकिन कब तक चुप रहूंगा, ये बोल रहे शक्तिकांत दास जी मनी मन। आगे चलें जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे। तो ये हमारे जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस का सेक्शन है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे चार्ट्स मैंने दोनों रिपोर्टों से आपके लिए निकाले हैं। प्यारे साथियों, जब हम जीडीपी ग्रोथ के आने वाले समय के अनुमान की बात करते हैं, तो ये पहला चार्ट एनसीआर का क्या कहता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, कांस्टेंट प्राइसेस में 146 लाख करोड़ हम थे। वाई एक्सिस लेफ्ट साइड में रुपए लाख करोड़ यानी रुपए ट्रिलियन में आपको दिख रहा है ना 146 लाख करोड़, ठीक है। तो भारत ने उस साल 146 लाख करोड़ की वस्तुएं और सेवाएं पैदा की। उसके बाद अगले साल हमारा टोटल जीडीपी घट के नीचे आ गया, यही 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन 135 लाख करोड़ पर आ गया, ठीक है। नॉमिनल की वैल्यूज अलग होंगी। ये जो 146 लाख करोड़ था, ये नॉमिनल में उस साल कितना था, 203 लाख करोड़, समझ गए। और फिर वो घट के नीचे आया होगा। अब इस साल हम जो बोल रहे हैं, अलग अलग ग्रोथ रेट। सबसे ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ रेट है भारत का इस साल 10.1% का, और सबसे पेसिमिस्टिक बोल रहा है 8.3% का। अब किसी को एक्चुअली तो पता नहीं, तो इसकी रेंज में कहीं होगा, और अगर इतना भी हमने किया तो हम वहीं आ जाएंगे जहां हम पहले थे, 149, 148, 146, इस रेंज में हम कहीं घूम रहे हैं। तो हमारे 2 साल प्रैक्टिकली भारत की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के जीरो हो चुके हैं।
ग्राफ से समझ में आ गया आपको, कहीं कोई टेंशन तो नहीं प्यारे साथियों। बात यह नहीं है कि ग्रोथ का स्लो डाउन केवल पैंडेमिक से आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये रहा पैंडेमिक का पहला क्वार्टर जब हमारा नेशनल लॉकडाउन था। ये ट्रेंड आप अगर देखोगे तो जीडीपी तो लगातार गिरता जा रहा था। क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी का गिरना जो जनवरी फरवरी मार्च 2017 के बाद से शुरू हुआ, तो वो धड़ 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 जीडीपी नीचे ही आता चला गया। मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन तो बहुत लंबे समय से चल ही रहा था भारत में, विच इज एक्चुअली अ वरीसम थिंग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रिकवरी हमारी थोड़ी सी फास्टर हो जाती। पैंडेमिक और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन ने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, अनलॉकिंग हुई, डेफिसिट फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग पिछले साल हुई, तो उसके बाद आपको रिकवरी दिखने लग गई। अब हम इस रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये रिकवरी की बात हो रही है, और ये पूरा समाप्त हुआ तो हम केवल 7.3 के कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आ गए। तो अनलॉकिंग ने असर दिखाया था पिछले साल, और डेफिसिट फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग ने। द पेस ऑफ रिकवरी उसके बाद क्वार्टर 4 में थोड़ी सी कम हुई, तेजी से ऊपर नहीं बढ़ी, और कन्वेंशनल फोरकास्टिंग अब फीजिबल ही नहीं है अगले साल के लिए। तो एनसीएईआर ने कहा कि इस साल क्योंकि अप्रैल में ही पूरा ही खराब हो गया तो हमने बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स को जोड़ जोड़ के हमारे अनुमान दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट सर्वे करना और ये सब करना फील्ड में तो पॉसिबल ही नहीं था, और एनसीआर के पास वो टूल्स हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक के डिस्रप्शन बहुत अच्छे से इन्होंने एग्री, इंडस्ट्री और सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में बताने की कोशिश की है। तो जब आप देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में तो कितना डिसरप्शन परसेंटेज में आया है वो बता रहा है आपको, देख लीजिए अच्छे से। और अजम्पशन ऑफ डिसरप्शन ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस, तो 3.5% का डिसरप्शन, इंडस्ट्री में 26% का डिसरप्शन, सर्विसेज में लगभग 4.8% का डिसरप्शन। इतना सब अलग अलग डिसरप्शन के बाद ये फिगर्स सामने हैं। आरबीआई ने क्या क्या क्वार्टरली ग्रोथ प्रोजेक्शन और आउटपुट गैप के बारे में बताया, ये भी आपके सामने है। जीडीपी का ग्रोथ रेट ये आपको बता रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद आने वाले समय में जून का आरबीआई का प्रेडिक्शन जो है वो ये ग्रीन कलर में है। अप्रैल में जो प्रेडिक्शन दिया था वो ये रेड कलर में था। अब आप देख रहे हैं ना, सबड्यू हो गया, क्योंकि ये प्रोजेक्शन जब आरबीआई ने दिया तब आरबीआई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना भयानक मंजर आगे आने वाला है, लेकिन ये तो आया, और ऐसा आया कि कई कई हफ्तों तक बिल्कुल शांत हो गया सारा माहौल, समझ रहे ना। तो इस वजह से आरबीआई के भी प्रोजेक्शंस जो हैं काफ़ी मॉडरेट हो गए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता है, आउटपुट गैप। तो आउटपुट गैप इज एसेंशियली द डिविएशन ऑफ एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द पोटेंशियल आउटपुट। तो आप अगर 100 यूनिट बना सकते थे लेकिन आपने बनाया 95 यूनिट, तो आपका 5 जो है वो आउटपुट गैप हो गया है। तो किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट गैप ये बताता है कि ये इकोनॉमी और कितना कर सकती थी। तो अब अगर आप ये चार्ट को देखेंगे, आउटपुट गैप एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हॉड्रिक प्रेस्कॉट, क्रिस्टियानो फिट्जराल्ड, बैंड पास कैलमैन और आरबीआई, इन सबके मिक्स से बताता है। तो ये आपका आउटपुट गैप चल रहा है, समझ में आया आपको। तो इस आउटपुट गैप में परसेंटेज वेरिएशन आपको यहां से जो गिरता हुआ दिख रहा है, तो बड़ी भयानक स्थिति, नेगेटिव में ही चल रहे हैं हम। तो हम जितना बना सकते हैं हम उससे बहुत कम बना रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये अगला चार्ट है, इसके बाद हम तुरंत चलेंगे प्यारे साथियों इन्फ्लेशन एनालिसिस पर। अब आप देखेंगे कि हमारे जीडीपी का 56 to 60% केवल निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय होता है। तो उसका अगर आप देखेंगे, इसकी रिकवरी सबसे कम दिखाई दे रही है। यह है टाइम पीरियड, तो ये रहे पिछले साल के चारों क्वार्टर, और 2020-21 के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की कहानी, और उसमें कितना कितना ड्रॉप आता दिखाई दे रहा है वो देखिए, समझ रहे ना। तो ये है लाख करोड़ में ऊपर का जो टेबल है, और ये है परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर, समझ गए। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पिछले साल के पहले क्वार्टर में 26% कमी, अगले क्वार्टर में 11%, अगले में -2, और फाइनली वो 2.7 से ग्रो हुआ। तो ये सब्सटैंशियल कॉन्ट्रैक्शन था। अब सब्सटैंशियल क्यों? क्योंकि ये हमारे जीडीपी का ये एकमात्र चीज ही 60% हो जाती है। और इस साल अब दिक्कत यही आएगी कि क्योंकि देखिए लगभग 3-3.5 लाख मौतें, तो उतने परिवार तो सीधे अफेक्टेड, और एक्चुअल नंबर इससे कई गुना है, ऐसा मैक्सिमम लोग कह रहे हैं। कमेंट थ्रेड में शेयर कीजिएगा, आप जिस किसी भी शहर से, कस्बे से, गांव से हैं, आपके क्षेत्र में क्या अनुमान है, कितने गुना सही या गलत बताया गया है। अब मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ डेथ से भी ज्यादा खतरनाक फिगर जो हमारे काम का इकोनॉमी के, वो है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड फैमिलीज। तो अगर वो हम बोलते हैं कि अब हम 3 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्शन भारत में हैं, और दुनिया में 2 ही देश हैं अब, अमेरिका एंड इंडिया, जो 3 करोड़ इन्फेक्शन से ज्यादा, और वो भी फिगर 2, 3, 4 गुना हो सकता है।
तो उतने परिवारों में कोविड आ चुका है, वो लोग पैसा बचाएंगे, वो लोग असेंशियल स्पेंडिंग को भी कम करेंगे, वो लोग नॉन असेंशियल तो पूरी तरह अवॉइड ही कर देंगे। इसका सीधा असर आने वाले क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पे दिखेगा। बात समझ में आ गई? अब अगर ये एनालिसिस गलत है मौतों का, इन्फेक्शंस का, तो असर नहीं आना चाहिए। लॉजिकली ऐसे ही चलेगा ना दिमाग। तो मान लीजिए कि हमारा ये एनालिसिस गलत है, नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का, तो फिर पीएफसी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है अगले मार्च तक, तो ये एनालिसिस भी सही है। तो क्या होता है इकोनॉमी में, आप किसी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट को सप्रेस कर सकते हो, बट दैट डेटा पॉइंट इंट्रिकेटली, इंटीमेटली, इंट्रिंसिकली, इम्प्लिसिटली, बहुत ज्यादा ही वोकैबुलरी की क्लास हो गई, बाकी डेटा पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो आपने यहां डेटा को दबाया, वो दूसरी जगह से निकल के आ जाएगा। डेटा के साथ यही होता है, इट इज बेस्ट टू लेट द ट्रूथ कम आउट। उससे सरकार को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है राइट पॉलिसी मेकिंग में। एनीवे, तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है कि नहीं। और जीडीपी ग्रोथ को ओवरऑल अलग अलग सिनेरियो में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जीवी और जीडीपी में 8, 9, 10% के बीच में ये घूमता रहेगा। ये हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल आपकी 12, 13, 14% हो सकती है। तो रियल ग्रोथ इस रेंज में होगी, स्पेशली बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि पिछले साल हम बहुत नीचे चले गए थे। जीडीपी और जीवीए में क्या रिलेशनशिप है, जल्दी बता दीजिए। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताओ सही क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि संदीप सर ये सब क्या पूछ रहे हैं, तो यार तुम ये पूरी सीरीज देखो लेक्चर 1 से, ये सब पढ़ा दिया है हमने। हम वो पूछ रहे हैं ज्यादातर जो हमने पढ़ाया है, कुछ कुछ मैं अलग से भी पूछता हूं, क्योंकि भाई सबको थोड़ा एक एक्साइटमेंट तो रहे। रूरल डिमांड, इसने 2020-21 में हमारी बहुत मदद की, मंथ वाइज दे रखा है। अब ये बहुत ठंडी पड़ रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि कोविड का कहर रूरल में इतना भयंकर बरपा है कि अब वहां लोग पैसा बचा रहे हैं, और कईयों के पास तो पैसा ही खत्म हो गया है। तो रूरल डिमांड फॉर दी कंज्यूमर गुड्स, आपके सामने सारा ट्रेंड है, देख लीजिए मार्च, अप्रैल, मई में किस तरह से डोमेस्टिक सेल ऑफ ट्रैक्टर्स का पूरा, इसमें फरवरी 2020 को 100 माना गया है, तो ये तो रिलेटिव ग्रोथ की बात हो रही है। डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेल्स, 3 व्हीलर सेल्स, मोटरसाइकिल सेल्स, ये सारे के सारे जो हैं अभी मॉडरेट हो गए हैं। मॉनसून अच्छा आया, एग्री प्रोडक्शन बहुत शानदार हुआ, तो हो सकता है ये सब कुछ ठीक भी हो जाए। इन्फ्लेशन पर आ जाए। अब इन्फ्लेशन एनालिसिस में दोस्तों ये है आपका सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये हमारा जो खुदरा मूल्य सूचकांक का आधारित मुद्रास्फीति, और ये है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, सीपीआई जो है मॉस्पी रिलीज करता है, और डब्ल्यूपीआई मॉस्पी रिलीज नहीं करता, कोई और रिलीज करता है। कौन करता है रिलीज, बता देना। तो अब मैं आपको इन्फ्लेशन का पूरा एनालिसिस दे दूं। दुख की बात यह है कि सीपीआई रिटेल और डब्ल्यूपीआई होलसेल दोनों बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आरबीआई का पूरा खेल 2016 से यह हो गया है कि 2 से 6% के बीच में मैं सीपीआई को चलाऊंगा। समझ में आया आपको? तो ईयर ऑन ईयर चेंज किसी भी महीने में 4% प्लस माइनस 2% होना चाहिए, लेकिन 6% के ऊपर जो प्रॉपर सीपीआई है कई बार चला गया, और आरबीआई बेचारा असहाय होकर उसको देखता रहा, क्योंकि आरबीआई ग्रोथ अकोमोडेटिव है, तो रेपो रेट बढ़ा नहीं सकता है, नहीं तो लिक्विडिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका सीपीआई का 6% से ज्यादा होना, आरबीआई की लिमिट से ज्यादा होना। तो फिर एफआईटी का फायदा क्या? एनीवे, व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज डाउन एंड रिकवरी इज साइलेंट, म्यूटेड, इंक्रीजिंग प्राइसेस से जो खतरा आता है वो है स्टैगफ्लेशन का। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारण हो सकते हैं, अभी 2 स्लाइड के बाद बताऊंगा। उसको कहते हैं स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि स्टैगफ्लेशन। ये तो खैर सबसे भयानक स्थिति है कि नई नौकरियां बन नहीं रही, एग्जिस्टिंग में इनकम बढ़ नहीं रही, और साथ में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो भारत अभी ऑफिशियली स्टैगफ्लेशन में नहीं आया है, शायद हम आएंगे भी नहीं, निकल जाएंगे बाहर। लेकिन द फैक्ट कि हमें उसके बारे में बात करनी पड़ रही है, दैट शुड टेल यू हाउ प्रिकेरियस द सिचुएशन हैज बिकम। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो रिटेल कंज्यूमर्स के लिए रहती है, तो ये इसी की बात हो रही है, लाल वाली लाइन की। कोर इन्फ्लेशन, इसमें से वोलेटाइल्स हटा दो, फ्यूल और फूड आइटम हमेशा वोलेटाइल रहते हैं, प्राइसेस बहुत बढ़ती घटती रहती है। तो जब आप सीपीआई कोर की बात करते हो, ये रहा सीपीआई कोर, ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वो भी अनफॉर्चुनेटली 6% के पास आ गया है। सीपीआई फूड और सीपीआई एनर्जी, तो सीपीआई एनर्जी ये रहा, और सीपीआई फूड ये रहा। आप देख रहे हैं ना कितने झटके खा रही हैं दोनों लाइनें। चारों लाइनों को ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा जो लाइनें ऐसी ऐसी चले वो वोलेटाइल होंगी, चंचल हैं, वो एकदम मन स्थिर नहीं रहता उनका। तो फूड की प्राइसेस
और फ्यूल की प्राइसेस। ये चंचल शब्द बड़ा प्यारा है, एक बहुत अच्छे सिंगर भी थे नरेंद्र चंचल, हाई पिच पे गाना गाने में उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता था, सबसे हाई पिच पे गाते थे मेल वॉइसेस में। और चंचल एक ऐसा शब्द है कि बॉलीवुड के कितने ही गाने ये चंचल शब्द के आसपास बने हैं। मतलब चंचल शब्द हटा दो तो 10-20% बॉलीवुड के गाने ही खत्म हो जाएंगे। तो चंचल से कोई बॉलीवुड के 1-2 अच्छे गाने बताओ यार कमेंट थ्रेड में। सर क्या कर रहे हो आप, ये आईएएस के लिए पढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो? अरे आईएएस के लिए पढ़ा रहा हो यार, पर्सनालिटी को वेल राउंडेड करना है यार। ऐसा थोड़ी चलेगा गाना और इंजॉयमेंट करना और एक्स्ट्रा करिकुलर करना, ये सब भी लाइफ में होना चाहिए। सिर्फ बोरिंग लोग थोड़ी बनना है यार हमको लाइफ में, है कि नहीं? प्यारे दोस्तों, जनवरी 2021 से होलसेल प्राइस इंडेक्स ने बोला कि मैं क्यों चुप बैठा हुआ हूं, ये सीपीआई जो मेरा भाई है ये इतना भाग रहा है, मैं भी आया मैं भी आया मैं भी आया। और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी गब्बर सिंह की तरह घोड़े पे बैठ के तगड़क 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 आगे निकल गया। ये रहा होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा। मई में ये हो रहा है 12.9% पर एनम ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दिस इज हॉरिफाइंग, दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। और उसमें सबसे बड़ा विलेन है फ्यूल प्राइसेस। 38% की ग्रोथ हो गई। नेचुरली टैक्सेशन इतना भयंकर लगा हुआ है क्रूड पर, अब मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे, कि ये कहीं ना कहीं तो फीड इन करेगा ही। तो ये है पूरी कहानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की। समझ में आ गया? तो अब अगर आपसे किसी ने एग्जाम में पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछ लिया, वाइवा में पूछ लिया कि दादा ये बताओ ये मुद्रास्फीति इतनी क्यों बढ़ रही है, तो उसके लिए आप ये 5 बातें एग्जामिनर को बताना कि सर शांति से सुनो, 5 बातें बता रहा हूं आपको। जो फूड इन्फ्लेशन है, रिटेल हो होलसेल हो, पिछले साल की वर्षा जो स्पेशली और टेम्परली अलग अलग हो गई। देखिए, एक होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज और ओवरऑल एक एवरेज रेनफॉल, वो तो बहुत बढ़िया जा रहा है 2 साल से, इस साल भी जाएगा। जो स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशंस होते हैं बहुत दुख देते हैं। तो मुझे कमेंट थ्रेड में बताओ ये स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशंस इन रेनफॉल क्या होते हैं। उसकी वजह से काफी दिक्कत हुई। एग्रीकल्चरल वेज इन्फ्लेशन और सप्लाई डिस्टॉर्शन से भी दिक्कत आई, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन टूटने से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। फूड प्राइसेस विंटर क्रॉप्स के बाद थोड़ी सी शांत हुई और जनवरी में काफी शांत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे फूड इन्फ्लेशन इन कारणों से फिर से बढ़ना शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे क्रूड ऑयल का उससे क्या कनेक्शन? अरे भाई, अल्टीमेटली किसान तो ट्रैक्टर के अंदर डीजल ही डालेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला तो डीजल ही डालेगा ना मंडी तक सामान ले जाने के लिए, तो वो सब फीड करते हैं सिस्टम को। ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ने इस पूरे इन्फ्लेशन को भयंकर गति दी है। और सरकार ने एक तरफ फ्यूल सब्सिडी तो प्रैक्टिकली खत्म करने का सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उसका जो कोलैटरल डैमेज हुआ है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में दिख रहा है। तो जब आरबीआई से पूछा गया कि क्या अब आप इसको रोकोगे, तो आरबीआई जानता है कि सारे पॉलिटिकल लिंक्स कैसे जुड़े हुए हैं इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के पीछे के। तो आरबीआई ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था दैट, आरबीआई ने नहीं बोला, किसी और ने आरबीआई के बिहाफ पे प्रैक्टिकली बोला दैट आरबीआई विल बी फोर्स टू सी थ्रू इन्फ्लेशन दिस ईयर। इसका क्या मतलब? हाँ है, इन्फ्लेशन है, अभी जाने दो यार, अभी समय निकलने दो। मतलब अभी जो चल रहा है चलने दो, इन्फ्लेशन है चलने दो चलने दो, क्योंकि इससे निकल के ही हम आगे जाएंगे। बट प्रॉब्लम इसकी एक आम आदमी की जिंदगी में तो उसकी मार बहुत भारी पड़ जाएगी तब तक। और सोरिंग इन्फ्लेशन की वजह से ही फूड, कोर, एनर्जी सब ऊपर आ गए। लेकिन सरकार ने इसके बावजूद 5 साल के लिए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को आगे बढ़ा दिया है। आने वाले समय के लिए प्रोजेक्शंस जो हैं वो बहुत एबनॉर्मल नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आने वाले समय में इन्फ्लेशन मॉडरेट रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट दे रहा हूं। आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत बढ़िया मैनेज की, ये हम कभी और पढ़ाएंगे, आपको यहाँ मौका मिलेगा। और आप हमारे साथ इकोनॉमी क्रैकर कोर्स में जुड़िए। 36 लेक्चर में 1-1 घंटे के मैं बारीकी से ये चीजें पढ़ाता हूँ, उससे अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा। एसएनटी क्रैकर और इकोनॉमी क्रैकर आज के आज एनरोल कर लो बेटा, आपका फायदा ही फायदा है उसमें। लेकिन आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ाने के बावजूद जो बैंक क्रेडिट इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए, कमर्शियल सेक्टर को, वो नहीं बढ़ा है। और अगर बैंक क्रेडिट नहीं बढ़ रहा है तो बैंक्स क्रेडिट अवर्स हो गए, लोन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और इंडस्ट्रीज भी अभी नई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहती। दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग, विच वन कैन अंडरस्टैंड गिवन द सिनेरियो फॉर डिमांड। कच्चे तेल की कीमतों ने बहुत दुख देना अब शुरू कर दिया, उसका गोल्डन फेज निकल गया। ये भारत सरकार का रेवेन्यू सिनेरियो, बजट के ऊपर बात करेंगे तब ये फिर से देखेंगे। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब आया है कि जीएसटी 1.25 लाख करोड़ महीने पे आके स्टेबल हो जाएगा, बल्कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि सरकार ने 5-6 काम जो पिछले 6 महीने में किए हैं उसका नतीजा है कि जीएसटी अचानक से बढ़ गया है। और उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं वो पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। आप पढ़ना चाहोगे कि क्यों जीएसटी अचानक से बढ़ गया, तो बता देना कमेंट थ्रेड में। चलिए, तो सेशन तो हो गया कंप्लीट। ये रहा आज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3।
तीनों के उत्तर ABCD क्या होंगे, इनको सॉल्व करो दिमाग लगा के। ये परीक्षा के क्वेश्चंस हैं, तो अभी तक 19 सेशंस यानी 19 इंटू 3 टॉप क्वालिटी क्वेश्चन मैं तुमको दे चुका हूं। आंसर लिखो कमेंट थ्रेड में और इसके ऊपर 100 से 200 शब्दों में कुछ उत्तर लिखने की कोशिश करो। जब तक आप इस तरह पार्टिसिपेट करोगे मैं क्वेश्चंस लाते रहूंगा। अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप मिशन पीटी में इस लिंक में जाके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जैसा मैंने कहा आपका इंतजार मैं कर रहा हूं हमारे कोर्सेस में। SNT क्रैकर, क्रैकर कॉम्बो, इकोनॉमी क्रैकर, क्रैकर कॉम्बो में 6 और 8 जुलाई से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके साथियों को हमारे चैनल से जोड़े और कल के SNT सेशन के लिए तैयार रहना। इंटरस्टेलर मूवी का एनालिसिस है। अब आप सोच रहे हैं सर मूवी एनालिसिस से कोई IAS परीक्षा की तैयारी हो सकती है, सर क्या कर रहे हो? कल का सेशन देखने के बाद बोलना ये बात, फिर मैं देखूंगा कि तुम क्या कहते हो। बहुत मजा आने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।